उस पर भी रिकॉर्ड हुआ होगा ना, वैसे तो चलेगा, पर ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं आज आपको यही सिखाऊंगा कि यार ये जो सब्जेक्ट है ये किस तरह के कैलकुलेशंस दिखाता है। तो अपन इस ब्लिंकिट और जोमेटो के इस एग्जाम्पल सारी बातें समझते हैं कि आज ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट कैसा बिजनेस कर रहे हैं। देखो, ब्लिंकिट, जोमेटो, इंस्टामार्ट का मेन काम क्या है? दे आर टेक कंपनीज। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि डिलीवरी बॉयज को रेस्टोरेंट और बाकी सब लोगों से जोड़ता है। पर जोमेटो इंस्टामार्ट कॉन्सेप्ट लेके, स्विगी इंस्टामार्ट लेके आ गया, जोमेटो ब्लिंकिट लेके आ गया, जहां पे अब ये लोग सामान भी बेच रहे हैं, है ना। तो इन लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। इंदौर में अभी ये चल रहा है और आई थिंक आपके शहरों में भी होने वाला है। कितने लोग इंदौर के बाहर के हैं? ऑलमोस्ट इंदौर के बाहर के बहुत लोग हैं। तो अब आप लोगों के शहरों में क्या होने वाला है मैं आपको, धीरे धीरे ब्लिंकिट वहां भी एक्सपैंड करेगा। भोपाल, रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, शाजापुर, इधर चले जाएं तो नागदा और सागर, कटनी, भिंड, मोरेना, ये सब जगह, इटारसी, सब जगह, जबलपुर, सब जगह ब्लिंकिट और जोमेटो धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये लोग जहां से डिलीवरी देते हैं उनको बोलते हैं डार्क स्टोर्स। ये लोग उसको क्या बोलते हैं? डार्क स्टोर। मतलब वो स्टोर बेचने का नहीं है, वहां से सिर्फ माल उठाएंगे और आपके घर लाके देंगे। वो जो स्टोर होता है उसको वो लोग बोलते हैं डार्क स्टोर्स। अभी ब्लिंकिट, जोमेटो क्या कर रहा है और जेप्टो क्या कर रहा है? डार्क स्टोर्स की फ्रेंचाइजी बांट रहा है। डार्क स्टोर्स की फ्रेंचाइजी बांट रहा है। मैं पहले बताता हूं एक किस बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि आपके पास में एक 2500 स्क्वायर, ये सब रियल बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये वो चीजें जो एक्चुअली है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने डार्क स्टोर डाला है तो मैंने उससे सारी इंफॉर्मेशन ली है। ये लोगों को चाहिए मिनिमम 2500 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट, कि एक आपके पास 2500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, है ना। अब मुझे बताओ, 2500 स्क्वायर फीट की जगह इनको एकदम कमर्शियल लोकेशन पे चाहिए, प्राइम मार्केट में। डार्क स्टोर है तो इनको तो कस्टमर को तो डील करना नहीं है, तो इनको चाहिए घर के नीचे वाला पोर्शन, कहीं पे गोडाउन मिल जाए, कहीं पे इनको गोडाउन वाली जगह चाहिए, मतलब सेमी कमर्शियल या रेसिडेंशियल भी एरिया चलेगा, पर वो आवाजाही रहेगी डिलीवरी बॉय की, तो सेमी कमर्शियल एरिया पसंद करते हैं, जो एकदम ही रिच नहीं हो लेकिन जहां पे थोड़ा बहुत आसपास ऑफिसेज और गोडाउन हो। दे नीड दैट एरिया फॉर देयर डार्क स्टोर्स। तो 2500 स्क्वायर फीट की जगह मांगते हैं। ये बोलते हैं कि साहब सारा स्टॉक हम आपको देंगे, फर्नीचर शेल्फ्स हम आपको देंगे। मतलब फर्नीचर शेल्फ्स भी आप नहीं बनाओगे, आप हमें सिर्फ जगह बताओगे, हम लगाएंगे फर्नीचर शेल्फ। उसका भी एक कारण है, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड फर्नीचर्स और शेल्फ होते हैं। आप लोकल यहां से राजवाड़ा से उठा के शेल्फ लगाओगे तो उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए जैसा शेल्फ ऑर्गेनाइजर चाहिए, फ्रिज चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सब वो लाके देंगे आपको, ठीक है। वो बोलते हैं आपका काम क्या है? एक तो जगह प्लस लोकल गाइज हायर कीजिए, काय के लिए? इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। आपसे स्विगी सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्विसेज मांग रहा है। ब्लिंकिट को आपसे सिर्फ क्या चाहिए? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्विस चाहिए। मतलब हमारा माल आपके यहां अनलोड होगा, उसे जमाना, ऑर्डर आना पे सामान को पैक करना और सामान की सेफ्टी रखना और सामान का स्टोरेज का मेंटेन करना, ये काम आपका है। डिलीवरी बॉय ब्लिंकिट वालों का रहेगा, सामान ब्लिंकिट भेजेगा, फर्नीचर ब्लिंकिट वालों का रहेगा, बिजली का बिल भी ब्लिंकिट वाले ही देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी उनका ही रहेगा। जो हर महीने बिजली का बिल आएगा वो भी वो भरेंगे। क्योंकि क्या होगा, बिजली बचाने के चक्कर में ये आदमी अगर फ्रिज बंद कर देगा तो उनका तो सामान खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए बिजली का बिल भी वो ही भरेंगे। तो फिर इस आदमी को टेंशन ही नहीं, मेरा बिजली नहीं लग रहा है, चलाओ एसी फ्रिज सब चलने दो 12 घंटे 24 घंटे। तो ये काम लोकल आदमी का होगा, एक तो जगह देना और दूसरा लोकल गाइज हायर करना। एक काम उसे और करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लिंकिट फर्नीचर और शेल्फ दे रहा है, ब्लिंकिट एक्सपेक्ट करेगा कि आप इनको इसके बदले में क्या दें? सिक्योरिटी डिपॉजिट दें 50 लाख रुपए का, या जो भी अमाउंट होगा वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में रहता है साइज ऑफ द स्टोर के हिसाब से। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। ये ऑफर मेरे फ्रेंड के पास भी आया, उसने ले लिया, वो भी सीए था, उसने भी दिमाग लगा लिया। मैं बोलता हूं ये ऑफर आपके पास है, आपके पापा के पास जगह है या आपके पापा को किराए पे ले सकते हो आप जगह, है ना। ये ऑफर आपके पास आए, अब अपने को ये ऑफर के हिसाब से बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, अब ये चीज कॉस्टिंग सिखाएगी। अब अपने को इसकी कॉस्टिंग करनी है। मैंने एक एग्जांपल लिया सिर्फ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि कैसे होगा। अब मुझे बताओ, आप लगाओ दिमाग, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? क्या क्या डेटा और चाहिए आपको इसके लिए, पहले तो ये बताओ।
सर हमें क्या मिलेगा पहले तो बताओ। ब्लिंकिट इनको क्या देगा, मैं आपको बता दूं ब्लिंकिट का रेवेन्यू मॉडल क्या है। हमारा रेवेन्यू बोल रहे हैं ये लोग क्या देंगे ब्लिंकिट हमको, ब्लिंकिट हमको देगा सेल का 2% इन सब काम को करने के लिए। ये एक्चुअल में है ब्लिंकिट जेप्टो जो भी इनका रहता होगा 2-2.5%, 1-1.5% से लेकर 2-2.5% तक ये सेल का रेवेन्यू शेयर करेंगे आपको। मतलब अगर ब्लिंकिट के स्टोर ने 100 रुपए का माल बेचा है तो 2 रुपए आपको मिल जाएंगे। 2 रुपए किस किस के लिए, जगह के लिए प्लस आपके लोकल गाय हायर करने के लिए 2 रुपए मिल जाएंगे आपको 100 रुपए के माल पे। अब अपने को दिमाग लगाना है वेदर दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। अब अपन कैलकुलेशंस चालू करते हैं, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों को पहले बता सिचुएशन समझ में आ गई और ये सब रियल है, मतलब ये वो है जो मार्केट में हो रहा है। ये नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लेके कोई फिगर डाल दी, ये सारे वो फिगर है जो एक्चुअली जेप्टो ऑफर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट ऑफर कर रहे हैं। यस, नाउ प्लीज टेल मी आपका दिमाग क्या बोलता है। चलो अपन बनिया बुद्धि लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले बताओ एक ब्लिंकिट का डार्क स्टोर कितने एरिया को कवर करता होगा? ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, क्योंकि 10 मिनट्स डिलीवरी पॉसिबल नहीं 5 किलोमीटर के ऊपर। अगर वो कमिट करते हैं विल गिव डिलीवरी इन 12 मिनट्स, 13 मिनट्स, 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, इट मींस देयर स्टोर इज नॉट far or that their store is mostly in the area or vicinity of 3 to 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मैक्स। मैं बोलता हूं 5 किलोमीटर में एक डार्क स्टोर डलेगा। एक कॉमन सेंस लगाओ, 5 किलोमीटर में कितनी किराने की दुकानें होती होगी? मतलब अपन ये मान रहे किराने की दुकानों का रिप्लेसमेंट है और हम ये मान रहे धीरे धीरे किराने की दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएगी, इसी पे आ जाएंगे लोग, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी क्योंकि वो टच जा रहा है। किराने की दुकानों को सफरिंग हो रही है इस चीज से, बेचारों का सेल गिर रहा है और कारण ये है कि साहब बायर कोई भी दुकान नहीं आना चाहता क्योंकि दे डोंट हैव टाइम। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग ए जॉब, सो हु विल हैव टाइम टू गो एंड बाय ग्रोसरी? ऑनलाइन मिल रहा है। आप सोचो 5 किलोमीटर में हमारे इंदौर में या किसी भी शहर में कितनी पॉपुलेशन रहती होगी? जैसे आपका एक शहर होगा, छोटा शहर होगा, 5 किलोमीटर का तो शहर होता है। जैसे अपन मेरे हिसाब से शुजालपुर को शाजापुर उधर से कोई है क्या? कहां से हो आप लोग, कहां से एरिया से? आप कहां से सर? रामगंज मंडी। अरे वाह, रामगंज मंडी तो और छोटा है। रामगंज मंडी झालावाड़ और कोटा के बीच में आ गया तो आई थिंक 3 किलोमीटर के एरिया में होगा। 3 स्टेशन से चालू होता है और स्टेशन पे भी नहीं है अभी तो। कहां से चालू, स्टेशन तक अब बस गया पूरा, रामगंज मंडी स्टेशन तक आ गया। चलो मान लेते हैं 5 किलोमीटर के एरिया में रामगंज मंडी एरिया है, एक डार्क स्टोर होगा इंस्टामार्ट का, 2 होंगे, अभी तो है ही नहीं शायद। मैं बोल रहा हूं आने के लिए एक आएगा। कितनी पॉपुलेशन होगी? नो आइडिया। और किसी को अपने शहर की पॉपुलेशन तो मालूम होगी। कहां पे आप, कहां के? रतलाम। रतलाम का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, 4.5 किलोमीटर का रेडियस है ऐसे नहीं, पर वो रेडियस है, रेडियस नहीं देखेंगे, रेडियस में तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। डायमीटर देख लो। दो डार्क स्टोर मान लेते हैं रतलाम के अंदर, 5.5 किलोमीटर। फिर भी मान लेता हूं रतलाम में 2 डार्क स्टोर डल जाए अगर इंस्टामार्ट के। पॉपुलेशन कितनी होगी? ऑलमोस्ट 7.5 लाख पॉपुलेशन है। मैं तो मानता हूं 2 डार्क स्टोर है, मतलब 3.5 लाख पॉपुलेशन है। मैं तो मानता हूं 1/3 ही ब्लिंकिट पे आएगी, बाकी नहीं आएगी। 1 लाख लोग भी नहीं होंगे। मैं तो मानता हूं 10,000 लोग ऑर्डर करते होंगे ब्लिंकिट से, एक डार्क स्टोर से। क्या ग्रोसरी महीने की खरीदते होंगे घर की? एक ज्वाइंट फैमिली हो, एक 5 लोगों की फैमिली हो तो कितनी ग्रोसरी महीने की आती होगी? 8 से 9,000 रुपए, 10,000 मान लेते हैं मोटा मोटा, और टोटल मान लेते हैं 10,000 या 20,000 परिवार उस एरिया में कवर करेंगे। 20,000 परिवार मान लेते हैं, 20,000 इंटू महीने की ग्रोसरी 10,000, कितना सेल हो गया उस महीने एक डार्क स्टोर का? 1.5 से 2 करोड़, 1.5 करोड़ मान लेते हैं अपन, तो वो तो ऑप्टिमाइजेशन पे चल रहे हैं। 1.5 करोड़ की सेल होगी महीने की। अगर मान लो 10,000 फैमिली भी रोज का महीने का 15,000 का ऑर्डर करे, सारी ग्रोसरी इससे मंगा ले। मतलब मैं मान रहा हूं कि धीरे धीरे और स्विच करेंगे ना लोग, बढ़ेगा, ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। और अभी तो परिवार भी बढ़ेंगे। अभी तो हम मान रहे हैं कि टोटल आउट ऑफ 7 लाख पीपल फैमिलीज होगी 1 से 1.5 लाख, उसमें से 1/10 पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। अभी तो हम 10,000 लोग महीने का 15,000 का ऑर्डर करते हैं, 1.5 करोड़ की सेल है। मान लेते हैं हमारा रेवेन्यू महीने का आ रहा है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का 2% निकालो, हमारा इनकम कितना आएगा? 3 लाख रुपए। ये सब ये हमारी 3 लाख रुपए की महीने की इनकम आ गई। हमारी इनकम जनरेट होगी 3 लाख की। 3 लाख की हमारी महीने की इनकम है। 3 लाख में अब आप मुझे बताओ रेंट, रतलाम जैसी जगह में क्या रेंट लगता होगा? 2500 स्क्वायर फीट की जगह का। 2500 स्क्वायर फीट मतलब इस हॉल का डबल साइज ले लो। 5,000 रुपए तो मेरे को लगता है बहुत कम हो गए, क्योंकि सेमी कमर्शियल एरिया चाहिए ना, घर भी किराए पे नहीं मिलता है आजकल। तो 20,000 रुपए तो मैं मिनिमम मानता हूं। 30,000 रुपए का रेंट ले लेते हैं अपन फिर भी, क्योंकि सेमी कमर्शियल जगह है।
30,000 रुपए आप रेंट में दे दोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इस साइज के डबल हॉल के साइज के लिए, ये हॉल होगा 1,000-1,200 फीट का, 2,500 स्क्वायर फीट के हॉल के लिए और उनके सामान को पैकिंग करने के लिए और रखने जमाने के लिए कितने लोगों का स्टाफ लगेगा अंदाजन? नहीं, कितने लोगों का स्टाफ? 10 लोगों का मैक्स है। 10 लोग में तो सब आ गए, उतारने वाले, चढ़ाने वाले, पैक करने वाले। और एवरेज सैलरी 15,000 मान लेते हैं, मतलब महीने की सैलरी एक्सपेंस है 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 सब मिला के। इसमें मैनेजर भी आ जाएगा, क्योंकि एक आध आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा भी लगेगा ना, जो बिलिंग विलिंग करेगा। वो 10,000 15,000 में नहीं आएगा, वो 20,000 में आएगा। एवरेज मान लेते हैं 15,000, क्योंकि 10,000 वाले लोग भी होंगे, उतारने चढ़ाने वाले लोग आप 15,000 थोड़ी दोगे, वो 10,000 वाले होंगे। तो 15,000, 1,50,000 रुपए आपकी सैलरी मान लो। और ये सुबह से लेकर रात तक काम करता है, ऐसे शिफ्ट में काम होगा ना, ऐसा नहीं ना सारा स्टाफ 16 घंटे काम थोड़ी करेगा। ब्लिंकिट रात सुबह 7 से लेकर रात को पता नहीं कितनी बजे तक डिलीवर करता है, आई थिंक 2 बजे तक करता है रात को। तो एक शिफ्ट लगती होगी, 2 शिफ्ट। तो मान लेते हैं 1,50,000 रुपए की सैलरी इनफ है। 1,50,000 रुपए में सारा काम आपका महीने का हो जाएगा। बिजली का बिल तो हमारा लगना ही नहीं है, बिजली का बिल तो ब्लिंकिट ही देगा। तो ये है आपका मेजर कॉस्ट, 1,80,000। अब एक चीज और आती है, सर इस 50 लाख के डिपॉजिट का क्या करें? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि सर 50 लाख रुपए भी आपने मार्केट से लिए होंगे या खुद के पैसे होंगे। अगर अपन इसको एफडी में डालते हैं या एफडी में कहीं भी डालते हैं तो 8-9% का रिटर्न बैठता मिनिमम, 6.5, लेकिन अपन मान लेते हैं चलो आदमी थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी डाल दे तो 8-9% का रिटर्न बैठता। तो साल का 9% करें 50 लाख का, तो 9% होता है 4.5 लाख। 4.5 लाख डिवाइडेड 12 करें तो महीने का आई थिंक ऑलमोस्ट 40,000 रुपए आता है, 35,000 40,000 रुपए आता है। इंटरेस्ट भी मान लेते हैं 40,000 के आसपास की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखा जाए तो हमारा कॉस्ट और बढ़ गया 2,20। अभी भी कितनी इनकम है? 3 लाख। मतलब अपन कितने प्रॉफिट भी बैठे हुए हैं? 80,000। अभी तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल दिख रहा है। मेरे फ्रेंड ने भी यही सोच के चालू किया कि ग्रोइंग है, प्रॉफिटेबल है। आपको क्या लग रहा है, क्या लगता है कि फ्रेंचाइजी ओनर्स कैसे कमा सकते हैं इसमें? क्या लग रहा है आपको ये बिजनेस मॉडल में कि कितना प्रॉफिट बना रहे हैं अपन सारे खर्चे करने के बाद? और इसमें हमारा ज्यादा प्रेजेंस की जरूरत भी नहीं है, मतलब ज्यादा हमको रोज 8 घंटे हमको थोड़ी बैठना है। हम तो किसी मैनेजर को रख लेंगे, किसी स्टाफ को रख लेंगे, वही मैनेज करेगा, उनका सारा सॉफ्टवेयर है, उनका सारा ऑटोमेशन है, तो साइड बिजनेस हो गया है। तो हाँ, पर आपको प्रॉपर्टी जरूर रेंट पे लेके देनी पड़ेगी, तो उतना काम और पैसे का लेन देन आपको करना पड़ेगा, वो काम आपको पूरा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो भी यू हैव ए प्रॉफिट ऑफ 80,000 रुपीज। सो राइट नाउ दिस प्रॉफिट और दिस बिजनेस लुक्स प्रॉफिटेबल। आप मुझे बताओ इस पूरे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सेल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है गाइस। अगर ये सेल 1.5 करोड़ नहीं हुई और 1 करोड़ हो गई, 1.25 लाख देंगे मिनिमम देंगे ना, लेकिन 1,25,000 से ज्यादा खर्चा हो रहा है। मतलब आपने ही मॉडल समझा है। और क्या इसमें कुछ और एड ऑन करोगे आपकी तरफ से? 8 से 10 लाख रुपए डिपॉजिट है बस फ्रेंचाइजी के। 8 से 10 लाख रुपए तो रिफंडेबल है ना, कि वो रिफंडेबल नहीं है? 50 लाख रुपए रिफंडेबल है, पर 8 से 10 लाख फ्रेंचाइजी पेमेंट और है। चलो उसको भी अपन बांट लेंगे 2 साल में, 3 साल में, तो महीने का 20-25,000 रुपए वो भी कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक और वो चीज उन्होंने नहीं बताई जो मुझे नहीं पता था, कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए 7 से 8 लाख रुपए वो फर्नीचर के देने पड़ रहे हैं कि फ्रेंचाइजी के देने पड़ रहे हैं? फ्रेंचाइजी के देने पड़ रहे हैं। इन्हीं के ब्लिंकिट की फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हो आप, 8 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी कॉस्ट ले रहे हैं क्योंकि हम आपको एक अच्छा खासा, देखो उनको पैसे इकट्ठे करने, उनको तो पैसे इकट्ठे करने हैं। उनको पता है 4 लोग डिमांड में खड़े हैं जिनको फ्रेंचाइजी चाहिए, क्योंकि हम उनको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आज फ्रेंचाइजी कॉस्ट मांग लेते हैं। और इसलिए भी मांग लेते हैं कि आदमी की कॉस्ट देखो। आज मुझे बताओ, कोई भी डार्क स्टोर खोल रहा है, ब्लिंकिट ने लाखों रुपए का फर्नीचर बनाया, आपने 6 महीने बंद कर दिया, तो फ्रेंचाइजी फीस लेने से ये होगा कि बंदा 6 महीने में स्टोर को बंद नहीं करे, क्योंकि फर्नीचर पूरा ब्लिंकिट ने लगा रखा है। तो आपका तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं ना, और जो डिपॉजिट है वो तो कंपनी वापस दे देगी आपको। तो फ्रेंचाइजी ओनर्स इजीली बंद नहीं कर दे बिजनेस, इसलिए उनसे एक फ्रेंचाइजी फीस स्टार्टिंग में ली जाती। कम से कम वो उसको 2-3 साल चलाएंगे, तो उनको लगेगा कि यार मैंने 8 लाख रुपए दिए, कम से कम 3 साल तो चलाऊं, तो मेरा डिवाइड होके 1 साल में कुछ 20,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीने ही आएगा। तो वो 15,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रही है। 2-3 नुकसान है जो मुझे दिखता है इसमें। सबसे पहला प्रॉब्लम है, जितने लोग मार्केट में कूदेंगे, एक सिंगल डार्क स्टोर के सेल्स गिरेगी।
कंज्यूमर तो वही है ना। मुझे बताओ, एक एरिया के नंबर ऑफ फैमिलीज और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तो उतने के उतने हैं। अगर ब्लिंकिट और स्विगी अकेला है तब तो दिक्कत नहीं है कि दो लोग काम कर रहे हैं तो चलो ठीक है, पॉपुलेशन का इतना रेशियो ये ले जाएगा, इतना रेशियो ले जाएगा। पर प्रॉब्लम अब जो आई है, मेरे को फेस कर रहा हूं सबसे बड़ी, वो ये है 6 प्लेयर आ गए मार्केट के अंदर और हमारा कस्टमर बिल्कुल लॉयल नहीं है। 5 रुपए का जेप्टो ने फ्री कैश बांट दिया और हमने बोला भाड़ में जाए ब्लिंकिट, अब हम किससे मंगाएंगे? जेप्टो से मंगा लेंगे। पता है इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कॉपीएबल बिजनेस है। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जो काम कर रही है वो काम कोई भी कॉपी कर सकता है, क्योंकि इसका कॉपीराइट पेटेंट तो है नहीं कि मेरे लाओ कोई नहीं कर पाएगा। इस बिजनेस आइडिया को कोई भी कॉपी कर सकता है। तो इस बिजनेस आइडिया को जियो मार्ट ने भी कॉपी कर लिया, जेप्टो ने भी कॉपी कर लिया, सबने कॉपी कर लिया। प्रॉब्लम क्या है? जहां पे बिजनेस प्रॉफिटेबल और कॉपीएबल हो, मक्खियां भिन भिन आ जाती है, सब टूट पड़े और सबके पास फंडिंग है। तो बेचारा जब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ने सोचा कि अब मैं प्रॉफिट में आऊंगा क्योंकि अब मैंने इतने सालों से बिजनेस बना लिया है, अब जेप्टो ने आके उसका मार्केट खराब कर दिया। क्योंकि जेप्टो फ्री कैश बांटा जा रहा है, 75 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो। ब्लिंकिट बोलता है हम 300 के ऊपर फ्री डिलीवरी देंगे, जेप्टो बोलता है 100 रुपए के ऊपर फ्री डिलीवरी ले जाओ। ये इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और नजर आती है। पर हाँ, लोग डार्क स्टोर चला रहे और प्रॉफिटेबल चला रहे। मुझे फ्यूचर जो दिख रहा है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंपटीशन। वो तो ठीक है, उससे वो कंपनी का आईपीओ, उससे अपने को फर्क क्या पड़ता है? आईपीओ लाया नहीं लाया उससे अपना क्या मैटर। मैं तो डार्क स्टोर के एंगल से बात कर रहा हूं। जेप्टो आईपीओ ले आया है, कुछ भी लिया है, हाँ उसका ऐसा बोलना है कि और फंडिंग जुगाड़ेगा तो और फ्री बांटेगा। एक्चुअली वो अपनी जगह की, जेप्टो आईपीओ लाएगा तो ऑफकोर्स और फंडिंग लेगा मार्केट से तो और फ्री बांटेगा। पर अभी इस मार्केट में बहुत भयंकर कंपटीशन है फ्री डिलीवरी पर। इन सब का सबसे बड़ा नुकसान पता है किसको हो रहा है? छोटे ग्रोसरी दुकानदार को, किराने के दुकानदार को। क्योंकि इन सब के कंपटीशन में फंडिंग 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 के कंपटीशन में बेचारा कोई आदमी, कौन आदमी जिसके पास फंड नहीं है? किराने की दुकान वाला, वो मर रहा है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो बेचारा अपनी जेब से प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, उसके पास तो करोड़ों की फंडिंग नहीं कि वो फ्री बांट दे आइटम। वो तो चाहता है कि हर चीज से उसको मार्जिन मिले और ये मार्जिन सारे खा जाते हैं। फ्री डिलीवरी देके, फ्री कूपन देके, फ्री दूध, फ्री शक्कर, 75 रुपए फ्री ले जाओ, 100 रुपए फ्री ले जाओ, जेप्टो कैश ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, इन सब में निपटा देते हैं लोग। पर यस, दिस इज द मॉडल दैट आई वाज, यही मैं बात कर रहा था कि इसमें पोटेंशियल तो है, पर दो चीजें देखनी पड़ेगी कि इधर आपका एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और इफ यू आर डूइंग ए सेल्स ऑफ मोर देन 2-3 CRs, इट्स ए वेल प्रॉफिटेबल बिजनेस। बेहतरीन प्रॉफिट आएगा आपको क्योंकि सारी फिक्स कॉस्ट है, स्टाफ ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, रेंट ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, आपको ना फर्नीचर का पैसा देना है ना आपको सामान का पैसा देना है। इट्स ऑलमोस्ट ए फिक्स कॉस्ट बिजनेस। बट द प्रॉब्लम विद द फिक्स कॉस्ट बिजनेस इज कि रेवेन्यू गिरते हैं तो पैसा जेब से लगता है। जैसे इस बिजनेस में आज आप सब खर्चे मान लो, भाई साहब ने फ्रेंचाइजी फीस भी बोल दी, उसको भी मैं अमोटाइज कर दूं तो ये मोटा मोटा 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, मतलब आपको मिनिमम 1.25 करोड़ की सेल चाहिए। तो अगर आपने 1.25 करोड़ की सेल नहीं कर पाए आप महीने की, मतलब आपको फिर जेब से पैसा लगेगा। हाँ, इसमें एक फायदा है, किसी के पास खुद की प्रॉपर्टी हो और उसको लग रहा है कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी दूं तो रिस्क कम हो जाती है। क्योंकि अगर खुद की प्रॉपर्टी लगा रहा है तो उसको महीने का 30-40 हजार का रेंट नहीं देना है ना, तो उसको एक रिस्क नहीं है कि चलो कभी सेल गिर भी जाए किसी महीने में तो कम से कम जेब से रेंट नहीं लग रहा है, तो 30-40 हजार वही बच जाएंगे। पर दिस इज द बिजनेस मॉडल और ऐसे मॉडल्स हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। हम लोग ऐसे कॉस्टिंग करेंगे हर बिजनेसेस की कि यार ये बिजनेस होता है, इसमें ये खर्चे होते हैं, बताओ प्रॉफिट्स कितने होते हैं, कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जाए, कैसे प्रॉफिट गिराया जाए, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत सारे डिस्कशन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के इस तरह का करेंगे। पर ये ऐसे मॉडल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों ये कॉस्ट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीए स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि पता है हर बिजनेस, हर व्यापारी जो इतने कैलकुलेशंस नहीं समझता है वो सबसे पहले सीए को फोन करता है कि यार मैं क्या करूं बताओ सर। वो आएगा आपके पास और बैठेगा, सर ये कैलकुलेशन है, आप मेरे को बताओ ना क्या प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। वो आप ही से पूछेगा, तब आपको कॉस्ट सब्जेक्ट बहुत काम आएगा। आपको लाइफ में डिसीजन लेने होंगे, जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, तब आपको सब्जेक्ट बहुत काम आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको बताएगा कि विच बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, विच इज नॉट, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, किस बिजनेस में जाना है किस में नहीं जाना है।
बिकॉज यू हैव ऑल दीज नंबर्स इन योर माइंड. आपको पता है कि कैलकुलेशन में सारा कर लूंगा, मैं सब कैलकुलेशन निकाल के दे दूंगा. तो अभी अगर इसके कंक्लूजन पे आए कि सर ये बिजनेस हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स ए रिस्की मार्केट राइट नाउ. जो लोग कर रहे हैं उनके लिए फायदा ये है कि अभी तो बिजनेस में प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब और प्लेयर्स कूद पड़ेंगे. जब ज्यादा प्लेयर्स कूद पड़ेंगे और जब इनके मार्जिन श्रिंक होने लग जाएंगे तो अपने आप ये बिजनेसेस उड़ भी जाएंगे. जैसे मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील बना रखी है. मैं एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऐसा इंस्टाग्राम पे बहुत सारा डालता रहता हूं. तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बना रखी है क्लाउड किचन के लिए. मैंने आज से 1.5 साल पहले एक रील में बोला था क्लाउड किचन बिजनेस प्रॉफिटेबल है ही नहीं. और लोग उस टाइम मेरे को बोले थे क्या बात कर रहा है, हर आदमी तो क्लाउड किचन खोल रहा है. मैंने बोला रुक जाओ. और आपको बता दूं पिछले साल हजारों क्लाउड किचन बंद हो गए. जोमेटो से, स्विगी से बंद हो गए. और उसके 1.5 साल पहले, मतलब आज से 1.5-2 साल पहले मैंने एक रील बना के बोला था क्लाउड किचन बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं है. आप उसको बड़ा बना ही नहीं सकते. वो यही रीजन है, कॉपीएबल है. क्लाउड किचन बिजनेस कॉपीएबल है. आपने किचन में क्लाउड किचन बोल के डाल दिया तो आप जैसे 50 लोग डाल देंगे. जो चीज आप जैसे 50 लोग कर सकते हैं उस धंधे में आप प्रॉफिट ही नहीं बना सकते. पता है आज की तारीख में ये सिचुएशन है. मॉडर्न सिनारियो ये है कि अगर आपने कुछ यूनिक नहीं किया, आप वही कर रहे हो जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो आप उस धंधे को कभी बड़ा ही नहीं बना पाओगे. कारण सिंपल, पैसा बहुत है, कैपिटल बहुत है. इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड इट लुक्स प्रॉफिटेबल फ्रॉम आउटसाइड, everybody will start that. Everybody will start doing that. And that happened in this business, that happened in cloud kitchen businesses. That is happening in restaurant business for years. कैफे खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं. ये नहीं देख रहे कितने बंद होते जा रहे हैं. हर आदमी को लगता है यार रेस्टोरेंट खोलते हैं मजा आएगा, क्योंकि बड़ा चार्मिंग बिजनेस लगता है ना यार. खाना खा रहे हैं अपनी दुकान पे बैठ के, खा मतलब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, बढ़िया, अपन भी एसी में बैठे हैं, सबको अच्छा दिखता है. किसी को नहीं दिखता है कि इस रेस्टोरेंट कितना स्ट्रगल वाला बिजनेस है. कितने भयंकर लोग इस रेस्टोरेंट बिजनेस में लॉस करके बैठे हुए हैं, बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर दिए पहले दिन. क्लब्स बंद होते जा रहे हैं इंदौर के अंदर. व्हाई? बिकॉज दीज बिजनेस आर कॉपीएबल. तो जो चीज कॉपी हो सकती है, जो चीज हर कोई कर सकता है, वो चीज की स्केबिलिटी पे इशू है. दो ही तरह के बिजनेसेस मॉडर्न बिजनेस में चलते हैं. या तो आपके पास तगड़ा बैक्स फंडिंग है, जैसे बिरला और जियो या रिलायंस, ये लोग क्यों इतना बड़ा बिजनेस कर लेते हैं? क्योंकि उनका कैपिटल है. क्यों ब्लिंकिट ने और स्विगी ने बड़ा कर लिया? क्योंकि इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल गई. और दूसरा, आपके पास बहुत यूनिक चीज है करने के लिए. यू हैव समथिंग यूनिक विच इज नॉट कॉपीएबल. दो चीजें अगर आप कर पा रहे हो तो ही आप आज मॉडर्न बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे. एक तो आपके पास कुछ अलग होना चाहिए, या आपके पास तगड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए करने के लिए. तो ही इंडिया में आज की तारीख में धंधे सर्वाइव होते हैं. जी मैम. नहीं, इट्स अबाउट एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी प्लेस. यू आर फ्रॉम मुंबई, ओके. Rent is very high, but they have Mumbai is densely populated, na. So the point is कि the sales will be higher in Mumbai as compared to small towns. Why not? Because मुंबई में लोग कम्यूट नहीं कर पाते हैं, गाड़ियां नहीं होती है, तो लोग उल्टा इस चीज को प्रेफर करते हैं ना. और ये सारी चीजें मुंबई, बैंगलोर और पुणे से ही तो मेट्रो से ही आके फिर बाद में छोटी तरफ शिफ्ट हो रही है. तो वहां पे सक्सेसफुली रन हुए हैं. फिर भी मैम आप क्या बोलना चाह रहे? वाई इट्स नॉट अब बंद हो रहे हैं? द रीजन इज बिकॉज देयर आर दिस लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. देन बिकॉज ऑफ कोई ना कोई शॉप आ रही है. हाँ, दैट इज ऑल्सो एन इशू. कि देखो, आप किराने की दुकानदारों को एक तरह से चोट पहुंचा रहे हो, तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं. वो रिटेलिएट कैसे कर रहे हैं कि ठीक है साहब, हम और ग्रोसरी स्टोर, जहां पे देखो उनको भी तो धंधा चलाना है, तो रिटेलिएशन ऐसा हो रहा है कि हम आसपास ग्रोसरी स्टोर डाल देंगे. तुम बड़ी बिल्डिंग है तो नीचे दुकान डाल दी, व्यवहार अच्छा बना लिया, उधार देना चालू कर दिया. तो कई जगह वो भी रिटेलिएट तो करेंगे ऑफकोर्स, और उसका इम्पैक्ट इन सब चीजों पे आएगा. तो और दूसरा कारण है सैचुरेशन. इंदौर में और छोटे शहरों में भी सैचुरेशन नहीं है, लेकिन मुंबई, बैंगलोर में इतने सारे हो चुके हैं, इतने सारे डार्क स्टोर हो चुके हैं, इतना सारा कंपटीशन है. हमारे यहाँ तो भी कुछ है, वहां तो और ज्यादा लोगों ने ओपन कर लिए डार्क स्टोर. तो वो क्या होगा, और प्रॉब्लम क्या है, ब्लिंकिट और जोमेटो को कोई नुकसान नहीं ना डार्क स्टोर खोलने में.
वो तो जितने ज्यादा डार्क स्टोर खोलेंगे उनकी डिलीवरी उतनी फास्ट होगी। तो वो तो क्या करते हैं, वो इनका थोड़ी सोचते हैं फ्रेंचाइजी वालों का कि 5 किलोमीटर में एक ही खोलूंगा। कई बार वो 5 किलोमीटर में 2 खोल देते हैं और उनके क्लॉज में लिखा रहता है कि हम एक और डार्क स्टोर ओपन कर सकते हैं अगर हमको लगा कि ये डार्क स्टोर इनफ नहीं है। तो उन्होंने एक और खोल दिया, तो आपकी कस्टमर आधा रह गया। डीमार्ट भी अभी थोड़ा सा नीचे चला गया, इनके कारण इम्पैक्ट आया डीमार्ट पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज डीमार्ट की सेल्स डाउन हुई है। उसका कारण ये है, पर डीमार्ट के पास एक बहुत अच्छी चीज है, डीमार्ट की रेंटल कॉस्ट नहीं है। डीमार्ट की सारी प्रॉपर्टीज उसकी ओन्ड है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डीमार्ट को। इसलिए डीमार्ट लो प्रॉफिट में भी बिजनेस चला सकता है, बंद नहीं होंगे। मुंबई में प्रॉब्लम क्या है, बंद क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर बेस्ड, ऑल दी प्रॉपर्टीज आर ऑन रेंटल बेसिस, they don't own the premises, because having a property in Mumbai is very expensive. So if you are buying a property, you are already rich. So if you are not going in this dark store business, this dark store business for middle class people. So either गांव में और शहर, छोटे शहरों में प्रॉपर्टीज लोगों के पास होती है, तो they are saving rental cost. But in Mumbai and Bangalore, a middle class doesn't have a property. घर हो जाए वही बहुत है, फ्लैट ले ले वही बहुत है, दुकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी सोच ही नहीं सकता एक मिडिल क्लास आदमी। तो वहां पे सब कुछ रेंटल पे चलता है, और जो चीज रेंटल पे होती है ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये कि जहां रेवेन्यू गिरा उसको बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कितने महीने तक जेब से रेंट भरेगा। खुद की प्रॉपर्टी चलाना ईजी है, लेकिन जेब से रेंट भरना बहुत मुश्किल है। आज नाटा एकेडमी इतने सालों से चल रही है, इतनी कोचिंग आई बंद हो गई, क्यों? प्रॉपर्टी ओन्ड है, नाटा सर की ओन्ड प्रॉपर्टी है। तो हमारी इच्छा होगी उतने रूम निकाल देंगे। हमारी लॉकडाउन लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉकडाउन में आधी एकेडमीज बंद हो गई, इंदौर की 11th 12th कॉमर्स साइंस सब, क्यों? क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टीज थी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नाटा एकेडमी की ओन प्रॉपर्टी है। रेंटल इनकम और ओन प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओन प्रॉपर्टी खराब मार्केट में भी आप रख सकते हो, क्योंकि आपका रेंट बच रहा है, तो ज्यादा कुछ लगाने को नहीं है। डीमार्ट को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज ओन्ड है, तो इवन इफ दे आर स्ट्रगलिंग, they are not shutting down their outlets because they have उनकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो मिल रहा है ना उनको। सोचो उन्होंने आज से 10 साल पहले क्या रेट में स्क्वायर फीट फुटेज में उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी होगी, और उनके स्क्वायर फुटेज का रेट क्या हो गया। तो दे आर अर्निंग बाय प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन ऑल्सो। सो उनका 2 बिजनेस है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी हो गया और साथ साथ में यहाँ पे दुकान भी डाल दी, तो उनको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का पैसा कितना मिल गया। तो डीमार्ट फिर भी प्रॉफिटेबल इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है ना। उनकी लाखों की प्रॉपर्टी करोड़ों की हो गई, और करोड़ों की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की हो गई। तो उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ले रखी बाईपास एरिया में, जहां पहले लोग जाते नहीं थे, अब उनकी प्रॉपर्टी रेट 4-4 गुना हो गए। तो डीमार्ट के पास आज कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है डीमार्ट को। तो ऐसे बिजनेसेस में बहुत सारी चीजें अपने को मिलेगी। ये तो हमने ब्लिंकिट और जोमेटो की बात करी है, भाई हम सारे बिजनेसेस का डिस्कशन आगे जाके सब्जेक्ट्स में करेंगे। जब जब सिचुएशन आती है तो मैं आपको बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे हम। इस वीक में 9 आईपीओ आने वाले हैं गाइस, अगले 2 वीक के अंदर। तो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर 9 आईपीओ आ रहे हैं। इसी वीक में 4 आईपीओ खुल रहे हैं, और इसके पिछले वीक में 4 आईपीओ थे, और अभी अगले वीक में 2-3 आईपीओ और आने वाले। सो विल डिस्कस आईपीओ के बारे में भी 1-2 दिन के अंदर। हम थोड़ा बहुत और बेस बना लेंगे, क्वेश्चन सिलेबस पे आएंगे, उसके साथ साथ हम ये सारी बातें भी करेंगे कि आईपीओ में कैसे पैसा लगाने का। वाई इट्स ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने पिछले क्लास में भी जो जनवरी 2025 का बैच था, उसमें कम से कम 10 से 15 बच्चों ने 30-40 हजार रुपए कमाया आईपीओ में। एंड यू जस्ट नीड ए डीमैट अकाउंट। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो मैं आपको बताऊंगा कौन से आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, क्या चेकलिस्ट होती है आईपीओ के लिए कि ये देखना चाहिए कि अगर ये सब हो तो आप पैसा डाल दो। साल भर लगाते रहो, 2-3 आईपीओ भी खुल गए तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे 1 साल के अंदर। 15,000 के 30,000 रुपए हो जाएंगे, 15-20 हजार रुपए आप कमा लोगे। तो वो कैसे करना है वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो आर क्लास इज नॉट ओनली अबाउट सिलेबस, आर क्लास इज अबाउट syllabus as well as practical knowledge, practical calculations and every discussion that we are having। ये सारी बातें हम रेगुलर क्लासेस में करते रहेंगे। आज का डिस्कशन आई थिंक खत्म, पर आज आपको समझ में आया होगा कि व्हाई दीज कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग ए गुड सीए। अगर आपको एक पक्का और अच्छा सीए बनना है तो आपको बनियागिरी तो आनी चाहिए, और बनियागिरी आने के लिए आपको सारे कैलकुलेशंस जो है वो समझने पड़ेंगे। कल हम कॉस्ट के सिलेबस के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उन चैप्टर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है, और फिर वहां से हम कल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज का डिस्कशन करते यहीं पे खत्म। मेरी क्लास 12:15 तक ही थी, एक बार आपके शेड्यूल में चेक कीजिएगा, 12:15 बजे तक की थी, 12:15 थी। चलिए तो आज के डिस्कशन करते हैं खत्म, कल हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू गाइस, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।